क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन है, इसको साइलेंट कर दो यार। ओके, सो एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर याद होगा तो हमने पढ़ा था कि भाई अगर एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैं किसी पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करता हूँ, ठीक, सपोज दैट किसी बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है और इस बैटरी के कारण इस फेस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है और इस फेस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, एक फेस पर पॉजिटिव चार्ज, एक फेस पर नेगेटिव चार्ज। सो जो होल्स हमारे पास है वो इस तरफ मूव करते हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं है तो, और इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है वो इस तरफ मूव करते हैं, है ना। तो स्पीड तो दोनों का बराबर होगा, क्योंकि सर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा उसी की जगह पे तो होल बनेगा। तो मतलब मैं किसी एक की ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालूंगा, सपोज दैट मैं निकाल रहा हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल, ठीक है भाई। अब एक और चीज हमने पढ़ा था कि कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्ज रहता है उन सब का नेट जो वेलोसिटी होता है वो कितना था, जिसको हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो मान के चलो कि सर u1 जो हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, u2 जो है वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, सो ऑन अप टू un, कि भाई हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो un इज द इनिशियल वेलोसिटी या थर्मल वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन, ठीक है, nth इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी है। तो हमने ये पढ़ा था कि सर अगर नेट वेलोसिटी निकालें या एवरेज वेलोसिटी निकालें, देयरफॉर एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि अगर पोटेंशियल नहीं लगा हुआ है, अगर पोटेंशियल, जैसे ये पोटेंशियल मैंने भी लगाया, तो अगर पोटेंशियल नहीं लगा हुआ है तो थर्मल वेलोसिटी कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई वेलोसिटी नहीं होता है, तभी ये इलेक्ट्रॉन्स या होल्स हमारे पास यहाँ से अंदर से ऐसे मूव करते रहते हैं, लेकिन इनका नेट वेलोसिटी कितना रहता है, 0 रहता है, ठीक है भैया। अच्छा, अगर ऐसा है तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितनी ऑब्जर्वेशन है सर, u1 एक इलेक्ट्रॉन की, u2 प्लस अप टू सो ऑन अप टू un डिवाइडेड बाय शाबाश n, है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। लेट दिस बी द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है भैया। अच्छा, हमें ये चाहिए क्यों, क्योंकि मेरे पास एक इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस a t। तो इस इक्वेशन में मेरे को ये वैल्यूज डालनी है। ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा भैया, u तो मेरे पास निकल गया, अब हमारे पास a चाहिए, एक्सेलरेशन, और दूसरा हमें चाहिए टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। टाउ यहाँ टी क्या है, यहाँ पर टाइम है, और टाइम क्या था कि सर एक इलेक्ट्रॉन गया दूसरे एटम के साथ हिट किया, इसके बीच में जो ये टाइम मिला इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम रहता है उसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, ठीक है भैया। चलो एक तो वो है, लेकिन उससे पहले मुझे क्या निकालना है, ए निकालना है। अब देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब यहाँ से यहाँ की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर से नहीं होगा, बाहर बाहर से होगा, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन होल्स के ऊपर देखूं मैं, या फिर मैं उसके ऊपर देखूं कि भैया जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर देखूं, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, और होल जो है H पॉजिटिव रख देता हूँ, होल जो है वो उस तरफ मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होल्स को है रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन, अच्छा मैं अगर होल्स के बारे में बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है, F अपॉन Q। तो F कितना हो जाएगा हमारे पास, E इंटू Q। What is Q? Q is the charge and electron are the whole. Q is the charge and electron are whole। तो भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है या होल के ऊपर कितना चार्ज होगा, होल का मतलब खाली स्पेस है, जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकला है उसी का तो मैग्नीट्यूड गया है चार्ज का, तो वही चार्ज तो अपियर होगा। तो मतलब अगर मैं होल पर देखूं तो होल पर भी सेम चार्ज ही होगा, और वो चार्ज कितना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 8। अगेन इफ m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर m हमारे पास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देन फोर्स विल बिकम इक्वल्स टू क्लासिकल मैकेनिक्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। क्योंकि भाई ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा, और एक ऑब्जेक्ट तब तक मूव नहीं करता जब तक उसके ऊपर बाहर से फोर्स नहीं लगता है, ठीक है भाई। तो भैया ऐसा करने के बाद अगर मैं इन दो इक्वेशंस को इक्वेट करूं, एक ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अगर इक्वेट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, एम ई इंटू ए इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन होल। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना निकलेगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो मास ऑफ होल, है ना, जो वेकेंट मास होगा। सो ये हमारे पास पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो हम होल का देख रहे हैं, और नेगेटिव होगा तो हम इलेक्ट्रॉन का देख रहे हैं, ठीक है। डिपेंड करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मोशन किस तरफ है, फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ लग रहा है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन पे देखूं तो फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और अगर होल का देखें तो फोर्स भी आगे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ऐसे बहुत सारी बुक्स पर किसी बुक्स पे इसको पॉजिटिव में निकाला गया, किसी बुक पे इसको नेगेटिव में निकाला गया, तो दिक्कत भरी बात नहीं है, सेम ही है, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर सेकंड। एक इक्वेशन मेरे पास ये आई, एक इक्वेशन ये आई, अब मेरे पास क्या है, टी, ठीक है, ओके। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अगर नेट वेलोसिटी देखूं या फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट या पहले होल की मैं फर्स्ट देखता हूं, इलेक्ट्रॉन ओवर होल, ठीक है। तो V1 कितना होगा, V1 इक्वल्स टू U1 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन प्लस एक्सेलरेशन कितना है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ होल। ये मैं इसको ऐसे मतलब रख देता हूँ, एम ही रख देता हूँ, ये तो आपको क्लियर है कि क्या है ना। अच्छा, उसके बाद रिलैक्सेशन टाइम टाउ 1, कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इजेक्ट हुआ तो वो यहाँ तक ये टाउ 1 है, टाउ 1। दूसरा इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ से जाए और यहाँ पर टकरा जाए, तो ये हमारे पास टाउ 2 है ना। तो भाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का ये आया। सिमिलरली सेकंड इलेक्ट्रॉन या सेकंड होल का U2 प्लस EEM अपॉन टाउ 2, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम लग रहा है, सभी इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स जो लगेगी या एक्सेलरेट के होंगे वो सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होंगे, ठीक है, क्योंकि सबको बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और हमारे पास चार्ज भी सबके पास सेम है।
सो ऑन अप टू वी एन जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना है, यू एन प्लस ई ई एम इंटू टाउ इंटू टाउ। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको याद हो, मैंने कल ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको बताया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है सर एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर होल। ठीक है, तो मुझे इनका क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। देयरफॉर अगर मैं एवरेज लूं वी डी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी या एवरेज लूं तो कितना होगा, v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन अप टू vn डिवाइडेड बाय n। एवरेज ऐसे लिया जाता है, तो सर सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू, तो हमारे पास कितना होगा, विच इम्प्लाइज vn जो हमारे पास हो जाएगा u1 प्लस ई टाउ 1 अपॉन m। ठीक है, ये आ गया v1 का वैल्यू प्लस v2 का वैल्यू u2 प्लस ई टाउ 2 डिवाइडेड बाय m प्लस सो ऑन अप टू un प्लस ई टाउ n डिवाइडेड बाय m होल डिवाइडेड बाय n, क्योंकि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ। अगर मैं इन सब को अलग अलग कर देता हूं तो Vd हमारे पास जो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे n लिख दिया, तो Vd जो हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस सो ऑन अप टू UN। ठीक है, प्लस ई अपॉन m टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस सो ऑन अप टू टाउ n, अरे ऐसा ऐसा नहीं, टाउ n होल डिवाइडेड बाय n। अब मैं इसको अलग कर दूं। ठीक है, और बीच में कौन सा सिंबल है, प्लस का सिंबल है। अगर बीच में प्लस का सिंबल है तो n दोनों के साथ जाएगा। ठीक है, u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन अप टू un डिवाइडेड बाय n प्लस ई डिवाइडेड बाय m टाउ 1 प्लस टाउ 2 सो ऑन अप टू टाउ n डिवाइडेड बाय n। इसके साथ भी जाएगा ये और इसके साथ भी जाएगा, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। ठीक है भैया, ओके, आगे बढ़े। अच्छा, हमें ये पता है कि ये क्या है हमारे पास, ना इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट कैसा है, ये तो हमारे पास ये है ना, u1 प्लस u2 प्लस अप टू एट दैट इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास कितना है सर, ये हमारे पास कितना हो गया टोटल, ये सीधा सीधा हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो Vd जो हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस ई डिवाइडेड बाय m, और इसको मैं रख देता हूं टाउ, इसको क्या रख देता हूं, टाउ। जबकि टाउ जो हमारे पास है इसको मैंने किसके बराबर पुट कर दिया, टाउ जो हमारे पास है वो है टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस सो ऑन अप टू टाउ n डिवाइडेड बाय n। इसको हम क्या कहेंगे, एवरेज रिलैक्सेशन RELAX एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, टाउ पुट कर दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से जो Vd मेरे पास बना वो कितना बना, ई टाउ डिवाइडेड बाय m। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और होल। चलिए, पता नहीं शायद आएंगे, बैठो। ठीक है, तो अब कुछ बुक्स पर इसको पॉजिटिव में निकाला हुआ है और कुछ बुक्स पर नेगेटिव में। अगर होल्स के लिए पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन के लिए तो नेगेटिव है। यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकालते हैं,
वो निष्कर्ष क्या है कि सर पहला पॉइंट जो हमारे पास है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कि भाई जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। एक कंडक्टर के अंदर से अगर एक इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड तक जा रहा है तो किसके ऊपर निर्भर करेगा कि इस एंड और इस एंड के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। समझ रहे हो बात? और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन अप्लाई कर रहा है सर? कौन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है? बैटरी, है ना। कौन अप्लाई कर रहा है? तो मतलब हाई पोटेंशियल बैटरी क्या करेगी भाई? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करवाएगी। ठीक है भैया, इसीलिए तो 2 वोल्ट पे कम करंट मिलता है 4 वोल्ट पे ज्यादा, क्योंकि करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फ्लो कब बढ़ेगा? जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। उसके बाद vd हमारे पास जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितना अच्छा चार्ज होगा, या चार्ज ऑन आइंस, इलेक्ट्रॉन तो चलो छोड़ो, आइंस पे हम बात करें, किसी पे 1 प्लस चार्ज होता है, किसी पे 2 प्लस चार्ज होता है, किसी पे 3 प्लस चार्ज होता है, तो क्यू कितना हो जाएगा? n इंटू ई, तो फिर ये n इंटू ई हो जाएगा, ये जो है। तो आइंस पे अगर 2 यूनिट चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए उसने या 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो वो ज्यादा अच्छे से ड्रिफ्ट हो पाएगा। ठीक है, तो उतनी ज्यादा करंट हमारे पास रहेगी, उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ज्यादा करंट रहेगी। ठीक है भैया। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम ये दिखना है, एक्सप्रेशन यही है क्या? आगे देखो। हाँ ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम अगर जितना बढ़ेगा, जितना रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। रिलैक्सेशन टाइम बढ़ने का मतलब क्या है सर? ऐसा नहीं लग रहा कि सर अगर ज्यादा टाइम लेगा टकराने में तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो कम होनी चाहिए ना, एक एंड से दूसरे एंड पे कम होनी चाहिए, ऐसा नहीं। रिलैक्सेशन टाइम है क्या? ध्यान से सुनो, रिलैक्सेशन टाइम क्या है फिर से सुनना, कि सर एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये जाके टकरा रहा है, तो रिलैक्सेशन टाइम कम ले रहा है, रिलैक्सेशन टाइम कम, तो उतना जितना ज्यादा बार ये टकराएगा तो उतना कम रिलैक्सेशन टाइम होगा। अब मैं अगर कह दूं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से छूट रहा और वो टकरा ही नहीं रहा है, सीधा दूसरे एंड पे पहुंच गया, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? कम हो जाएगा। जितनी बार टकराएगा उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, जितना बार टकराएगा उतना ज्यादा कम हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, अगर टकराया ही नहीं तो रिलैक्सेशन टाइम कितना ले? क्योंकि देखो अगर टकराने में टाइम ले रहा है, मान के चलो कि टाइम टकरा ही नहीं रहा है, तो 10 सेकंड ले रहा है आर पार होने को, 10 सेकंड ले रहा है आर पार होने को, रिलैक्सेशन टाइम कम, रिलैक्सेशन टाइम कम। ठीक है, ये कब है? कि भैया जब हमारे पास ये जो है टकरा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे टकराया, फिर यहाँ से यहाँ पे टकराया, यहाँ से यहाँ पे टकराया, तो बार बार टकरा रहा है, तो रिलैक्सेशन टाइम कम है, लेकिन टकराने की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है। अगर रिलैक्सेशन टाइम टकरा ही नहीं रहा है, तो ये रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा लेगा, लेकिन कोलिजन नहीं हो रहा है। अगर ज्यादा टाइम ले रहा है तो भैया एकदम से ये क्या कर जाएगा? आर पार हो जाएगा, एकदम से क्या हो जाएगा? आर पार हो जाएगा। तो फिर हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम मान के चलो कि भाई रिलैक्सेशन टाइम इसने 20 सेकेंड्स लिए, लेकिन टकराया ही नहीं बीच में, ये ध्यान दो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, ये चौथा एटम है, ये पांचवा एटम है, ये छठा एटम है। इलेक्ट्रॉन छूटा, यहां से छूटा, यहाँ पे गया, रिलैक्सेशन टाइम कितना लिया? 10 सेकेंड्स का लिया। यहाँ से छूटा, यहाँ पे गया, फिर से 10 सेकेंड्स का लिया, यहाँ से छूटा, यहाँ पे गया, 10 सेकेंड्स का, 10 सेकेंड्स का, 10 सेकेंड्स का। तो आर पार पहुंचने, बी पॉइंट, ए पॉइंट से छूटा था, बी पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगा? 10 10 10 10 10।
अगर दूसरी बात में क्या है, कि यहां से छूटा और टकराया ही नहीं बीच में, तो रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा ले रहा है बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स, क्योंकि यहां से छूटा और यहाँ पे टकरा रहा है सीधे दूसरे एंड पे आके, रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा ले रहा है, लेकिन कोलिजन नहीं हुआ है तो इसको घूमना नहीं पड़ रहा है बीच में, इस इलेक्ट्रॉन को बीच में घूमना नहीं पड़ रहा है, तो रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा ले रहा है। लेकिन ये इस वाले व्हाइट वाले इलेक्ट्रॉन से येलो वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंच जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, जो येलो वाला इलेक्ट्रॉन, हालांकि उसने रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा लिया है लेकिन टकराया नहीं बीच में, तो आगे पहुंच गया, तो इसीलिए है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, ये ध्यान रखना, जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम उतना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके पश्चात एक और है कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो क्लियर है सर, अगर मास ज्यादा हुआ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, अगर मास कम हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। मास कम होगा तो भैया हमारे पास क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि हल्की चीज को मूव करवाने के लिए कम फोर्स की जरूरत पड़ती है और हैवी चीज को मूव करवाने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, सीधी सी बात है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है भैया। तो एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, vd इज इक्वल टू ई टाउ बटे में एम, vd इज इक्वल टू ई टाउ बटे में एम, है ना। अच्छा एक और चीज है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास अगर हम बात करें कि वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर वेलोसिटी है ना, वेक्टर, और ये किस पे निर्भर करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, डायरेक्शन यहाँ पे एक ही चीज का है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है, क्लियर है, कोई क्वेश्चन, पक्का, आगे बढ़ू, अगला टॉपिक, ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारे पास है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इन इक्वेशंस को याद रखना, क्योंकि आगे जाके इन्हीं इक्वेशंस के ऊपर न्यूमेरिकल नाचते रहेंगे, ठीक है। सीबीएसई में तो मतलब मैक्सिमम टाइम्स इसी के ऊपर ये आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल एक्चुअली में बनते ही इन टॉपिक्स के ऊपर है, ठीक है। अगला हमारे पास है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या रिलेशन है इनके बीच का, क्या रिलेशन, क्योंकि करंट जो है ना, करंट क्या है सर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जितना ज्यादा फ्लो करेगा मतलब उतना ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, उतना ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा है, तो वेलोसिटी के ऊपर सीधा सीधा क्या डिपेंड कर रहा है, करंट डिपेंड कर रहा है ना, कि सर अगर हमारे पास मान के चलो ये एक कंडक्टर है, इस एंड से उस एंड तक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो जितनी ज्यादा इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा तेजी से ये यहाँ पे पहुंच पाएगा। हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी किसके बराबर होता है, डिस्टेंस बटे में टाइम, अगर इसका डिस्टेंस मान के चलो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बराबर है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बराबर है, तो टाइम क्या लेगा, ज्यादा लेगा, है ना। और करंट किसके बराबर होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो भाई चार्ज का जितना ज्यादा, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ ना, तो देखो अगर मैं टाइम को अगर यहाँ से कैंसिल करूँ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सीधा स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और भाई मुझे चाहिए किसकी, स्पीड ऑफ चार्ज, तो जितनी ज्यादा कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हमारे पास वेलोसिटी है, और जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा जल्दी से ये इस डिस्टेंस को कवर करेगा, और जितना ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा होगा उतना ज्यादा मेरे पास दूसरे एंड पे चार्ज की क्वांटिटी मिलती जाएगी, और जितनी ज्यादा चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा करंट मेरे को मिलेगी। यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि सर हमें ये तो पता चल रहा है कि करंट जो है वो सीधे सीधे से वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है भैया। तो चलिए इसको निकालते हैं, कितना रहता है, अगर मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक इसका जो लेंथ है वो है एल, कितना लेंथ है, एल है, अच्छा अगर लेंथ एल है और मैंने इस कंडक्टर को किसी पोटेंशियल के साथ लगा कर रखा है, मतलब इस तरफ मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट किया है और इस तरफ मैंने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट करके रखा हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, और लेंथ कितनी है सर, एल है, बताओ पोटेंशियल कितना हो जाएगा,
है ना। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देयरफॉर पोटेंशियल जो हमारे पास हो जाएगा V इक्वल्स टू E बटे में L। पोटेंशियल इज इक्वल्स टू E बटे में L। और नहीं भैया, नो नो, गलत गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल बटे में L। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय L। क्योंकि देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, E इज इक्वल्स टू K Q बटे में R स्क्वायर। और अगर मैं इसको R को एक साइड में लगाते हुए देता हूँ कि Q बटे में R मल्टीप्लाई बाई 1/R, इसकी सेहत में कोई फर्क पड़ा नहीं, तो ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल है। तो E इज इक्वल्स टू V इंटू 1/R, और R यहाँ पे दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, L है, तो ये कितना जाएगा, L। तो E इज इक्वल्स टू V अपॉन L, E इज इक्वल्स टू V अपॉन L। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़े। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमारे पास ये है, तो भाई अगर अगर सपोज दैट इसके अंदर हमारे पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं और मुझे नहीं पता कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला एरिया, सपोज दैट इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सर A, ठीक है, और जितना उस साइड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना इस साइड भी होगा, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना हो जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना हो जाएगा। अगर एरिया A है और लेंथ L है तो A बटे में A इंटू L, A इंटू L, क्योंकि एरिया किसके बराबर होता है, अगर ये मान के चलो कि सर्कुलर है और रेडियस इसका कितना है सर, मान के चलो कि रेडियस R है, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाई R स्क्वायर इंटू L। तो ये आ गया एरिया और ये आ गया हमारे पास लेंथ, तो ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना है, A इंटू L। अगर एक छोटा सा सेक्शन में इसका लेता हूं, एक छोटा सा सेक्शन, यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करता हूँ, यूनिट वॉल्यूम, ये कुछ इस प्रकार का यहाँ पे सेक्शन ले रहा हूँ, ये वाला, और इसको मैं मान के चलता हूँ कि यूनिट है, क्या है ये, यूनिट है। अगर यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यूनिट में, मतलब 1 का वैल्यू जो है वो कितना है, L है, तो टोटल वॉल्यूम में कितने होंगे, L प्लस L। अगर तेरे पास एक बॉल की कीमत 5 रुपए है, तो मान के चलो तुम्हारे पास 50 बॉल है, 50 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो भाई वही तो हम करेंगे, इफ n is the number of electrons किसमें भैया, in unit volume, therefore टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे, n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, NaL। इसको रखो भाई आप इक्वेशन नंबर 1, इसको रखो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है भैया। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, टोटल नंबर, मैं अभी इसको नंबर 2 नहीं रखता हूँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, ठीक है। अगर चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना है, E है, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन E है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना हो जाएगा, इफ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन इज E, देयरफॉर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज, NaLe, this is the total amount of charge and that is equals to Q, इसको रख लो इक्वेशन नंबर 2, समझ में आया क्या किया यहाँ पे, ठीक है। टोटल चार्ज निकाला, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, तो अगर उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको अगर मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा।
अब मुझे पता है, क्या पता है मुझे पता है कि भाई वेलोसिटी जो होता है वो किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, एल डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, टी। ठीक है, तो यहां से अगर मैं टी की वैल्यू निकाल दूं तो टी हमारे पास कितना हो जाएगा, एल अपॉन वी। लेकिन यहाँ पे वी किसका हम कंसिडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन तो सीधा सीधा बाहर निकलता ही नहीं, वो ड्रिफ्ट होके निकलता है। तो ये वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टी इज इक्वल्स टू एल अपॉन वी डी। ध्यान दो, ठीक है। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब अगर मेरे को देखना है क्या है, करंट देखना है। अब मुझे क्या देखना है, करंट देखना है। तो करंट देखने के लिए मेरे पास, मुझे पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने पढ़ा था, डेफिनेशन ऑफ करंट आई इज गिवन बाय आई इक्वल्स टू क्यू बटे में टी। क्यू का वैल्यू आ गया, टी का वैल्यू आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो विच इंप्लाइज आई इक्वल्स टू क्यू कितना आया बेटा, एन ए एल ई, इतना ही है ना, एन ए एल ई डिवाइडेड बाय एल अपॉन वी डी। और इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू एन ए एल ई वी डी डिवाइडेड बाय ये एल और ये एल खत्म हो गया। तो हमारे पास आई कितना आया सर, हमारे पास आई, एक सेकेंड, हाँ, आई इक्वल्स टू विच इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू कितना बचा हमारे पास, एन ए ई वी डी। आई इज इक्वल्स टू एन ई ए, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, which is the required expression for relation between current and drift velocity. I equals to NEAVD, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो करंट जो है वो किसके ऊपर निर्भर कर रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करंट क्या है सर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, फ्लो ऑफ, और जितना ज्यादा एरिया मिलेगा उतना अच्छे से फ्लो करेगा। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि भाई बेटा यहाँ से बाहर निकलो, तो दरवाजा अगर थोड़ा सा पतला है, तो तुम यहाँ से बाहर कैसे निकलोगे, और दरवाजा बहुत खुला दरवाजा है तो तुम इजिली इसमें से इजिली निकल पाओगे, और इसमें से थोड़ा सा टाइट हो जाएगा तो ध्यान देना होगा, इधर कहीं टक्कर न बच जाए, उधर कहीं टक्कर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हमारे पास कम है तो करंट भी हमारे पास क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो करंट, इसीलिए अगर मुझे खाली एक बल्ब जलाना है, ठीक है, तो मेरे पास 0.75 mm 0.75 mm की वायर भी काफी है एक बल्ब जलाने के लिए। क्यों, ये पतली तार, वो देखो वहां पे, ठीक है, वो पतली तार, उससे भी मेरा बल्ब जल जाता है। क्यों, क्योंकि उसको सर क्या होता है ना, उसको करंट का कम जरूरत होता है। बल्ब को कितनी जरूरत होती है, कम जरूरत होती है करंट, तो भाई वो पतली तार में भी जल जाता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने पर भी उसको प्रॉपर मात्रा में करंट मिल जाती है ताकि वो जल जाए। लेकिन अगर मुझे हीटर को जलाना है तो हीटर के लिए मेरे पास क्या होगा, मोटी सी वायर लगानी पड़ेगी, होता है ना, हीटर को, बॉयलर को, तो उसके लिए कितना लगता है, वायर कितना लगता है, 2.5 mm, ठीक है, 2.5 mm। या फिर घर का लोड लेना है, पूरे घर का लोड लेना है, तो पूरे घर का जो आपके पास जो घर में होता है, कौन सा वायर होता है जो आपके घर में, वो वायर आता है ना, क्या बोलते हैं इसको, जिसको हम खुंडी बोलते हैं। खुंडी कौन सी वायर होती है, जो सप्लाई आपके घर में अंदर आती है, ठीक है। तो वायर कितनी मोटी होती है, क्यों, क्योंकि उसको अंदर जाके बहुत जगहों पे करंट को डिस्ट्रीब्यूट, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ज्यादा बड़ा होता है, 4 mm की लगी होती है या फिर 6 mm की लगी होती है। और जितना ज्यादा लोड बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, तो वहां पे 10 mm की वायर लगी होती है। क्यों, क्योंकि सर वहां पे करंट का बहाव चाहिए, वो ज्यादा चाहिए। तो जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का, जितनी ज्यादा मोटी वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ज्यादा होगा, और उतना करंट का फ्लो हमारे पास जो रहेगा वो अच्छा रहेगा, ठीक है।
दूसरा दूसरा कि भाई करंट जो डिपेंड कर रही है, करंट जो डिपेंड कर रही है वो किस किस फैक्टर पे, I is directly proportional to I is directly proportional to number of electrons, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे, अगर कंडक्टर की बात कर रहे हो तो कौन से होंगे, क्योंकि क्योंकि भैया हमारे पास जो हिस्सा लेते हैं ना, फ्लो ऑफ करंट में हिस्सा लेते हैं, वो कौन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, बाउंड चार्ज या फ्री चार्ज, फ्री चार्ज। तो जितना ज्यादा फ्री चार्ज होगा एक कंडक्टर के अंदर, जितना ज्यादा फ्री चार्ज होगा उतना ज्यादा हमारे पास अच्छा से करंट बहेगा। तो एल्युमिनियम की वायर जो हमारे पास लेते हैं, ठीक है, वो बहुत कम लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर फ्री चार्ज जो रहता है वो कम रहता है, ठीक है। पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, कितना है एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलो मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद कॉपर का, कॉपर Cu है ना, कॉपर 29, उसके अंदर पता करो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। उसके बाद आयरन का Fe, पता करो कितना है, ठीक है। एक एक सेकंड मेरी बात सुनो पहले, आयरन, उसके बाद आपके पास कोबाल्ट, निकल, उसके बाद एल्युमिनियम, गोल्ड, ठीक है। तो इन चीजों के अंदर पता करो, इन चीजों के अंदर पता करो कि सर किसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा उसका करंट इंटेंसिटी अच्छा रहेगा। तो आपके जनरली आपका जो यहाँ पे वायर लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है, कॉपर लिया जाता है, ठीक है। कॉपर की वायर ली जाती है क्योंकि इसमें इतने प्राप्त मात्रा में हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, ताकि ये अच्छा से हमारे पास क्या करे, है ना। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि आई गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा अगर उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अच्छे हैं तो। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो हमने देख लिया भैया, ऐसा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और तीसरा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा अच्छे से करंट बहेगा क्योंकि वहां पे पूरा आयन ही फ्लो करता है, ठीक है। और चौथा हमारे पास आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हमारे पास ध्यान देना कि भाई आई हमारे पास जो है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे उतनी अच्छी करंट हमारे पास रहेगी, ठीक है भैया। तो ये है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टाइम अभी हमारे पास है तो बोलो आगे पढ़ना है। जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है तो वो इंसुलेटर, बैड कंडक्टर्स, हाँ इंसुलेटर्स, ठीक है। सिल्वर जो है वो कंडक्टर में आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा क्योंकि सिल्वर एक मेटल है। फ्री इलेक्ट्रॉन जनरली मेटल्स के पास रहता है, जैसे मैंने परसों आपको समझाया था कि कार्बन का एग्जांपल लेके समझाया था। कार्बन का इसलिए लिया था क्योंकि वो हमारे पास आप जनरली उसके साथ ही ट्रीट करते हैं, लेकिन क्या है ना, कॉपर कार्बन हमारे पास जो है वो नॉन मेटल है, वो मेटल नहीं है। तो मेटल्स के पास ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं या फ्री चार्ज है। जैसे आयरन है, आयरन कितनी ट्रांजिशन स्टेट में जाता है, 1 2 3 +1 +2 +3। आयरन के ऊपर देखा आपने कभी ऐसा लिखा होता है Fe1 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है ना। तो मतलब 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव क्या है कि सर इसके पास इतना फ्री चार्ज था, इसने दे दिया 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से उसने दे दिए, कितने इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो दे सकता है। तो कितने फ्री चार्ज है, 3, ये 2 पॉजिटिव, तो भाई ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दिए, दे सकता है 3 क्योंकि आयरन ही है, दे सकता है 3 लेकिन 2 दे दिया उसने, यहाँ पे 1 ही दे दिया, जिसको जितने की जरूरत है उतना दे दिया भैया, ठीक है। तो मतलब ये फ्री चार्ज है आयरन के ऊपर। कार्बन को कभी आपने देखा, कार्बन को, कार्बन ने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन दे दिया है, कार्बन पॉजिटिव देखा या कार्बन नेगेटिव देखा, नहीं देखा क्योंकि इसके पास फ्री चार्ज है ही नहीं। लेकिन मैंने परसों इसलिए इसको ऐसे समझाया था क्योंकि आप जनरली कार्बन के साथ ही ट्रीट करते हैं ना, इसीलिए मैंने वो एग्जांपल वहां पे डाल दिया था, ठीक है भैया। और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन पूछो, समझ पूछो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो। अभी टॉपिक हमारे पास यहीं पर है क्योंकि एक बार चला गया तो चला गया फिर, ठीक है। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर टाइम है तो एक और कर लें, मोबिलिटी।
मोबिलिटी बहुत छोटा सा टॉपिक है और ये आपको आगे काम में आएगा। कहाँ पे काम में आएगा? ये आपको काम में आएगा उसमें जब हम एनपी जंक्शन डायोड करेंगे ना, जंक्शन डायोड करेंगे, ट्रांजिस्टर्स वगैरह करेंगे, तहाँ पे आपको काम में आएगा ये। ठीक है, MOBILIT, हाँ बी पेपर में काम में आएगा ये मोबिलिटी। ठीक है, तो मोबिलिटी क्या होता है? देखो मोबिलिटी एक्चुअल में समझ लो पहले यहाँ पे क्या है मोबिलिटी। मोबिलिटी ड्राइव ऑफ मोशन से, तो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरी जगह पर लेके जाना, इसको ड्रिफ्ट करवाना फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, या किसी भी चीज को ड्राइव करवाना, उसको ही हम कहते हैं मोबिलिटी। मोबाइल 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 क्या मोबिलिटी में आता है? मोबाइल मोबिलिटी से तो ही ड्राइव हुआ। क्यों? पहले क्या होता था कि चिट्ठी लेके जाता था, अड्डा क्या बेचारा यहाँ से गया वहां तक गया, वहां पर उसने चिट्ठी पहुंचाई। ठीक है, तो भाई इसको हम क्या कहते थे कि ये हमारे मैसेज को कैरी कर रहा है, मोबाइल करवा रहा है, मोशन में ला रहा है, तो वहीं से ड्राइव हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है या चार्ज पार्टिकल जो है वे एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई जब एक जो हमारे पास यहाँ से वहां जाएगा, मोबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। कैसे? म्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया और वहां तक गया। ठीक, और ये म्यू किसके बराबर होगा? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ velocity divided by the factor which causes the velocity, and that is electric field। मोशन में कौन लेके आ रहा है? और वेलोसिटी कैसी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो म्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे में इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर है? ई टाउ बटे में एम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला भी तो है, ये तो आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो सब डिवाइडेड बाय 1। तो मोबिलिटी हमारे पास कितना हो जाएगा? ई टाउ डिवाइडेड बाय एम मल्टीप्लाई बाय 1/e। ये और ये खत्म, तो मोबिलिटी जो हमारे पास हो जाएगा ई टाउ बटे में एम। दिस इज नोन एज म्यू। इसको हम क्या पढ़ते हैं? म्यू पढ़ते हैं। और मोबिलिटी सीधा सीधा सा निर्भर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम मोबिलिटी देखेंगे, अगर हम मोबिलिटी देखेंगे होल की, फॉर होल, तो मोबिलिटी कितना हो जाएगा? चार्ज ऑन होल रिलैक्सेशन टाइम ऑफ होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ होल। और अगर हम मोबिलिटी देखेंगे किसकी भैया? इलेक्ट्रॉन की, तो म्यू म्यू ऑफ ई इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे और म्यू ऑफ एच। ठीक है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑन इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं इसको डिफाइन कर, अच्छा इसका जो हमारे पास यूनिट रहेगा, यूनिट ऑफ मोबिलिटी, तो यूनिट क्या रहेगा सर इसका? यूनिट क्या रहेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या है? मीटर्स पर सेकेंड, मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, तो न्यूटन्स पर कूलम। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय न्यूटन्स पर कूलम। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास हो जाएगा मास मीटर्स पर सेकेंड पर न्यूटन कूलम। ये ऊपर चला जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कूलम तो ऊपर चला जाएगा ना, तो ये रहेगा इसका यूनिट, मीटर्स पर सेकेंड पर न्यूटन कूलम। ठीक है भैया। अच्छा अगर डायमेंशंस देखें हम इसकी, तो डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? तो m2 v पावर -1 s पावर -1, नहीं ऐसे नहीं, mlt की फॉर्म में लिखते हैं ना। तो डायमेंशंस क्या जाएंगे इसकी? मीटर्स पर सेकेंड, एक सेकंड में इसी से रिवर्स में निकालता हूँ। हाँ, मीटर्स पर सेकेंड, तो m0l1 t पावर -1। ठीक है, न्यूटन्स का क्या रहता है? कूलम का निकालना पड़ेगा, कूलम का निकालना पड़ेगा। वो किसके बराबर? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी के बराबर होता है। तो क्यू कितना हो जाएगा?
आई इंटू टी, आई हमारे पास है एम्पियर और टी हमारे पास है सेकेंड, ठीक है। तो अच्छा ये कितना हो जाएगा, न्यूटन का कितना है, एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है, एम पावर 1, एक्सेलरेशन कितना है, एल पावर 1 टी पावर माइनस 2, तो एम पावर 1 एल पावर 1 टी पावर माइनस 2 इंटू एम्पियर इंटू इंटू टाइम, है ना, इंटू टाइम। तो ये डायमेंशन कितने आ जाएगी इसकी, एम पावर 1 एल पावर 2 टी पावर -1 -2 -1 -1, अच्छा ये 1 भी है ना यहाँ पे, 1 और -1 खत्म, तो टी पावर -2 और एम्पियर, ठीक है। देखो आ गया ना, हमने डायमेंशन एनालिसिस कहाँ से पढ़ा था, हमने केवल एमएलटी के फॉर्म में पढ़ा था, केवल एमएलटी, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, करंट, एम्पियर हमारे पास है, कैंडला हमारे पास है और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है। तो हमने आज कितने में पढ़ा, मास भी पढ़ा, लेंथ भी पढ़ा, टाइम भी पढ़ा और एम्पियर भी आया, ठीक है। तो ये हमारे पास डायमेंशन इसकी बनती है, ठीक है भैया। इसके अलावा अगर हम डिफाइन करना चाहें कि मोबिलिटी क्या होता है, तो मोबिलिटी होता है, यही से डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, कहता है द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी, और वो कौन सी वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एक्वायर्ड पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट strength of electric field applied across the ends of the across the conductor, across the ends of the conductor, across the ends of the conductor, ठीक है भैया। और ये रहा इसका एक्सप्रेशन, म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बटे में, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। काफी इतना, ओके। कल हम करते हैं कल हम करते हैं ओम्स लॉ एंड उसका आगे। इसमें कोई क्वेश्चन है, इसमें कोई क्वेश्चन है, चलो नहीं है।